गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की क्लास जो है हम लोगों की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी तो उसी पे बेस्ड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ओके, आज की सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके, विलय का जो सिद्धांत है, विलय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये विलय का सिद्धांत किसका है? ये विलय का सिद्धांत दिया गया था डलहौजी के द्वारा। ओके, डलहौजी के द्वारा दिया गया था विलय का सिद्धांत, डलहौजी के द्वारा। डलहौजी की थी। ओके, चलिए, तो इसमें बोला गया है कि काल क्रम अनुसार, यानी कौन सा पहले विलय किया गया, फिर किस प्रांत का दूसरी बार विलय किया गया। ओके, मतलब एक एक क्रम में करके हमें बताना है। तो सबसे पहले किसका विलय किया गया था? सबसे पहले विलय किया, सतारा है, झांसी है, बगहात है, उदयपुर। तो हम आंसर में आने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक ईस्वी को लिख लेते हैं कि किस ईस्वी में किसका विलय किया गया है। सतारा का विलय किया गया था। सतारा का विलय कब हुआ था? 1848 में। ओके, 1848 में सतारा का विलय किया गया है। झांसी का विलय कब हुआ है? झांसी 1854 में। बगहात का विलय हुआ है 1850 में एंड उदयपुर का विलय हुआ है 1852 में। 1852 में 1852 में क्या हुआ है? उदयपुर का विलय हुआ है। अब हमें क्रम में देखना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा 3 और 3 के बाद फिर सबसे पहले यहां पर आएगा 1, सतारा, यानी 1 3 4 2, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर सबसे पहले। और यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने यहाँ पे करवा दूंगी उससे अलग आपके एग्जाम में एक भी किसी प्रोविंस का नहीं पूछेगा वो। तो डलहौजी का, हाँ, और दूसरी चीज यहाँ पे डलहौजी का जरा टाइम पीरियड भी देख लें, कब से कब तक थे। 1848 से लेकर के 56 तक, 1848 से 56 तक डलहौजी का टाइम पीरियड था। मैंने आप लोग को पहले भी कहा है कि जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनका उनका जो एक कालक्रम रहा है याद करने का, उसे आप इस तरीके से ही याद कीजिए। जब भी क्वेश्चन में दिखे तो तुरंत लिखें। मेहनत पड़ता है लेकिन वो चीजें क्या होती है, हमेशा के लिए याद रह जाती है। ओके, चलिए, तो ये हो गया। इसके साथ और भी हैं, क्योंकि ये, चलिए आगे क्वेश्चन में मिलेगा, हम लोग आगे देख लेंगे। यहाँ बस इतना ही देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक को हटा दिया गया था? किसका बहाना लेकर? तो कुशासन का बहाना लेकर। ओके, कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक को हटा दिया गया है? ऑप्शन क्या है? अवध, झांसी, नागपुर, सतारा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अवध को। अवध को हटा दिया गया था। ओके, अवध को हटाया गया। अवध को कब मिला लिया था? इसे शासक को हटा दिया और अवध को क्या किया था, जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसमें मिला लिया था। कब? 1856 में। 1856 में। ओके, इसे मिला लिया था। एक्चुअली यहाँ का नवाब कौन था? यहाँ का नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ये कौन था? ये अवध का नवाब था। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या किया, कुशासन का आरोप लगाया और इसे इसको हटा दिया और अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। चलिए, अब रेस्ट क्या है? झांसी। तो झांसी को कब मिलाया गया है? बार बार लिखने से क्या होगा, याद हो। झांसी 1854 में। झांसी 1854 में। और इसके साथ एक और फैक्ट याद रखिए, 1854 में ही अवध को, सॉरी, नागपुर को भी मिलाया गया था। झांसी एंड नागपुर दोनों 1854 में है। झांसी एंड नागपुर दोनों 1854 में है। कौन सा रह गया? सतारा। सतारा कब है? 1848 में। 1848 में। और सबसे पहले अगर बोला जाए जो वेबगत का सिद्धांत था, ओके, या विलय का सिद्धांत था, तो उसके तहत सबसे पहले किस प्रांत को मिलाया गया है? तो सर्वप्रथम इसे सतारा को मिलाया गया था। सर्वप्रथम सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। ओके, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय सर्वप्रथम किसका किया गया? तो सतारा का किया गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था? ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है? अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब
अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो उसने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे रेजिडेंट कौन था। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या देखना है, ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है जेम्स आउटरम, ऑप्शन बी W.H. स्लीमन, ऑप्शन सी बिशप R. हेबर एंड ऑप्शन डी जनरल लो। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा जेम्स आउटरम। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बोला है कि अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। एक फैक्ट यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो W.H. स्लीमन है, W.H. स्लीमन, ओके, ये कब तक थे, ये कब तक थे यहाँ पर, ये 1854 ईस्वी तक, 1854 ईस्वी तक, ठीक है, 1854 ईस्वी तक यहाँ थे। कहाँ पर, अवध में। इनके बाद इन्हीं के स्थान पर आउटरम को लाया गया था। इन्हीं के स्थान पर कौन लाया, किसको लाया गया था, आउटरम को यहाँ का रेजिडेंट बनाया गया था। ठीक है, किसके स्थान पे, W.H. स्लीमन के स्थान पे आउटरम को लाया गया था। अब ये वही स्लीमन है जो विलियम बेंटिक के समय में ठगों का दमन, ओके, इनसे क्या हुआ था, ठगों का दमन, ठगों का दमन, ठगों का दमन, ठगों का दमन किसने किया था, स्लीमन ने। और उस समय गवर्नर कौन था, उस समय गवर्नर कौन था, विलियम बेंटिक। ओके, तो खैर अभी वहां नहीं जाएंगे, अभी वहां नहीं जाएंगे, केवल ये ध्यान रखिएगा कि W.H. स्लीमन 1854 में यही थे अवध में। इनको हटा, मतलब जब हट गए थे, इनके हटाने के बाद ही जेम्स आउटरम वहां पर आए थे अवध का। तो जब सवाल पूछा है कि ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, तो जेम्स आउटरम था। ठीक है, स्लीमन के स्थान पे ही आउटरम को बना करके लाया गया था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 ईस्वी, 1856 ईस्वी, ये ईस्वी को ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, कुशासन का आरोप लगा करके केवल इसी को लिया गया था, कुशासन का आरोप, कुशासन का आरोप। ठीक है, किस गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी के कार्यकाल में, डलहौजी 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक, ओके, डलहौजी के कार्यकाल में। क्लियर। और एक फैक्ट और आ गया कि ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था उस समय में, तो जेम्स आउटरम था, जेम्स आउटरम था। यानी अवध से अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास एक अच्छा खासा जो है वो एक फैक्चुअल नॉलेज हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ठगों के बारे में थोड़ा सा अगर आप लोग जानना चाहे तो मैं बता देती हूँ, वैसे आगे मिल जाएगा। ये ठगों में होता क्या था कि एक आप देखेंगे एक बलि की प्रथा होती है ना, देवी देवताओं को खुश करने के लिए। उसमें जैसे कि आप दुर्गा पूजा के समय में देखते होंगे, अभी भी बहुत जगह ये प्रचलित है कि 9वें दिन, जो नवमी जिस दिन होती है उस दिन क्या किया जाता है कि बलि दी जाती है ना, बलि। तो अभी क्या होती है, जो जिसको बोलते हैं कि बहुत ऐसे कि खसी की बलि दी जा रही है ना, खसी की बलि दी जाती है। तो ये प्रथा अभी भी कहीं ना कहीं प्रचलित है। तो यही था ठगों का दमन। यहाँ पे भी क्या होता था कि जो शिकार करके जो सर को काट करके दिया जाता था, तो वही देवी मतलब दुर्गा हो या काली हो, तो उनकी आराधना जब करते थे तो उस मतलब क्या उन्हें खुश करने के लिए फिर शिकार करके सिर काट के, तो यही था ठगों का दमन। ओके, तो इस ठगों का ये प्रथा था और इसका दमन किया था स्लीमन ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में, रेलवे लाइन की बात कर रहा है। ओके, किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में। तो हमें यह पता होना चाहिए कि रेलवे लाइन जो बिछाई गई है उसका ईस्वी क्या है, तभी शायद ज्यादा एप्रोप्रिएट हमारे पास आंसर जो है निकालना आसान हो जाएगा। तो रेलवे लाइन का टाइम पीरियड क्या है, रेलवे लाइन का 1853, 1853। ठीक है, रेलवे लाइन जो है बिछाई गई थी। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि डलहौजी का टाइम पीरियड क्या है, 1848 से लेकर 56 ईस्वी। एंड कर्जन का टाइमिंग क्या है, कर्जन का टाइमिंग क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली क्या है और लॉर्ड कर्जन। ओके, कर्जन का टाइमिंग आ जाएगा आपका 1899 टू 1905। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली 1799 टू 1805 एंड लॉर्ड लिटन 1876 टू 80। ओके, तो ये अगर हमें टाइम पीरियड याद है तब ज़्यादा आसान हो जाएगा करना टाइम पीरियड। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बार बार थोड़ा सा अगर आप इसको बार बार लिखेंगे तो ध्यान आ जाएगा। तो लॉर्ड यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे लाइन 1853 और समय किसका है, डलहौजी का। समय किसका है, डलहौजी का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी को 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? स्वरूप जो दिया गया वो किन के द्वारा दिया गया? अगेन ईस्वी यहाँ पे दिया हुआ है 1845 से 1855 ईस्वी तक, तो उसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डल है, डल, पीडब्ल्यूडी। ओके, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ईस्वी याद रखिएगा कि कब आया था पीडब्ल्यूडी, कब आया था? 1845 या से 1855 के दौरान। ओके, और उस समय में कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे दूसरा टाइम पीरियड देख लेते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या है? 1776 से लेकर 1903 कॉर्नवालिस। ओके, 76 से लेकर 1903। ऑकलैंड का टाइम पीरियड क्या है? 1836 से लेकर 42। एंड वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर ये हो जाएंगे आपके 75 ईस्वी तक, 75 ईस्वी तक। तो यहाँ उनके बाद ही आए थे, कौन आया था? कॉर्नवालिस का टाइम आया था, कॉर्नवालिस का टाइम आया है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के बाद ही कॉर्नवालिस का टाइम आया है। तो आप यहाँ पे 75 76 दोनों आपको बुक में मिलते हैं, तो दोनों ही आंसर आपका सही होगा। आप 75 भी ले सकते हैं और 76 भी ले सकते हैं। क्लियर? सॉरी 76 नहीं है, 86 है, सॉरी। ओके, 86 है ये, और यहाँ पर ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, एक मिनट, चलिए मैं फिर से लिख दे रही हूँ। कॉर्नवालिस का हो गया आपका 1786 से लेकर 03 यानी 93 तक। ऑकलैंड का है 1836 से लेकर 40 तक। एंड वारेन हेस्टिंग्स का है 73 से लेकर 42 एंड 73 से लेकर इनका है 85 ईस्वी तक, 85 ईस्वी तक। क्लियर? 85 ईस्वी तक। तो कहीं कहीं आपको मिलेगा, क्योंकि जस्ट इनके बाद कॉर्नवालिस का टाइम आया, कहीं कहीं आपको 86 भी मिल सकता है, या फिर कॉर्नवालिस का 86 की जगह 85 होगा, तो दोनों ही आपका सही होगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको कालक्रम याद रखना बहुत जरूरी है, और इसका और कोई रास्ता नहीं है। इसको बस इस तरीके से, जैसे मैं बार बार लिख रही हूँ, उसके पीछे कारण है कि आप लोग भी बार बार लिखेंगे तभी याद रह पाएगा ये। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? क्वेश्चन को जरा समझिएगा। ठीक है, आप लोगों के पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका डायरेक्ट आंसर होगा कि 1856 में हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी हैं, लेकिन ये नहीं है आंसर। ये पूछा है क्रियान्वित किया गया था। ओके, सवाल ये है। अब हमें यहाँ क्या देखना है? ऑप्शन ए जो है डलहौजी है, और हमको पता है कि डलहौजी का टाइम पीरियड 48 से लेकर कब तक है? 56 ईस्वी तक। क्लियर? और इसी 56 में कैनिंग भी आए थे। इसी 56 में क्या हुआ था? कैनिंग भी आए थे। इसी 56 में कैनिंग भी आए थे। ओके, कैनिंग का भी टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो ये इसी समय में है। कब तक है? 1856 से लेकर के 1856 से लेकर के ये हो गया आपका 62 ईस्वी तक। ओके, 1856 से लेकर 62 ईस्वी तक। उसके बाद है सर हेनरी हार्डिंग। हार्डिंग का कब है? चलिए, एंड लॉरेंस का टाइम पीरियड कब से कब है? लॉरेंस का टाइम पीरियड है 1864 से लेकर 69 ईस्वी तक, 69 ईस्वी तक। ओके, खैर अब हमें यहाँ देखना क्या है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये अधिनियम आया ही कब था? कब आया था? ये अधिनियम जो है डलहौजी के समय में ये आ चुका था। ठीक है, डलहौजी के समय में इस पे बातें चल रही थी कि सुधार की जाएगी। ओके, 56 तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं इस पे खूब जोर शोर से लगे हुए थे कि विधवाओं का भी पुनर्विवाह होना चाहिए। ओके, इसे प्रस्तुत भी किया गया, प्रतिरूपित भी किया गया, लेकिन इसको जो क्रियान्वयन किया गया उस समय में कैनिंग आ गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो कब? हाँ, यहाँ सवाल एक ये भी बन सकता है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़कर सुनाया गया था? तो
तो ये रहेगा इलाहाबाद आंसर। सवाल ये बन सकता है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस तिथि को पढ़ा गया था। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। तो इन दोनों पे सवाल बन सकते हैं। ओके, इन दोनों पर। अब हमारा यहाँ क्या सवाल है कि किसने उसको पढ़ के सुनाया था। तो पढ़ के सुनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, सर हरकॉट बटलर ने। तो चूंकि ये 1858 की घटना है ना, और 1858 में यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग आए थे। लॉर्ड कैनिंग आ चुके थे 56 में ही, ये तो 56 में ही आ गए थे, 56 में ही आ गए थे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। डलहौजी के समय तो इसको हटा दिया गया था, लेकिन 1857 का जब विद्रोह वगैरह हो गया था, सैनिक विद्रोह वगैरह जब हो गई, तो उसके बाद भारतीयों जो अंग्रेज थे उन्हें समझ में आने लगी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो यहाँ करना पड़ेगा अगर सत्ता जमा के रखना है। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, अपने पुत्र के स्थान पर आप दूसरे को, भतीजा को, बहन के लड़के को, भांजा को आप उत्तराधिकारी जो है को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद के जारी किए जाने से और 1858 के साम्राज्य की घोषणा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज योर आंसर, ऑप्शन डी। ये किसमें था, 1858 का जो महारानी का जो घोषणा पत्र पढ़ा गया था उसमें था ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, नियुक्त किया गया। यहाँ को सवाल पूछा है, नियुक्त किया गया, नियुक्ति पूछा है। ओके, भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1858, 1876, 1877, 1885। तो 1877 में, 1877 में, ओके, 1877 में इनको क्या किया गया था, भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ओके, 1877 में। और इनके बाद ही फिर जो करीब 1911 में जॉर्ज पंचम वगैरह को इनके बाद में लाया गया था। ठीक है, इनके बाद लाया गया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ओके, दास प्रथा को, किसकी बात कर रहा है, दास प्रथा को समाप्त किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी लॉर्ड एलनबरो ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, एंड डी सर जॉन सॉर्ड ने। ओके, तो पूछा क्या है सवाल कि किस गवर्नर जनरल ने किया था भारत में दास प्रथा को, दास प्रथा को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। 1842 टू 1844 के बीच में क्या हुआ था, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ पे एक सवाल और बनता है दास प्रथा को लेकर के कि वो अधिनियम कौन सा था। ओके, अधिनियम 5 था, अधिनियम 6 था, वो कौन सा एक्ट था, तो वो एक्ट होगा, दास प्रथा का एक्ट था, एक्ट 5 था, एक्ट 5 था। ठीक है, इस तरह से एक्ट को लेकर के 2 या 3 सवाल आपके बनते हैं। एक तो ये एक्ट 5 हो गया। इसी जगह आपसे एक और पूछता है विधवा का पुनर्विवाह। ओके, यहाँ पर एक और एक्ट पूछता है विधवा पुनर्विवाह को लेकर, विधवा पुनर्विवाह। ओके, इस एक्ट को यहाँ अगर पूछे एक्ट को तो ये अधिनियम आपका 15 था। और एक और पूछता है सती प्रथा को लेकर। ओके, सती प्रथा को, सती प्रथा, ये 3 एक्ट पूछ लेता है। सती प्रथा एक्ट अगर पूछे तो वो ध्यान रखिएगा 17 था, 17। क्लियर, एनी डाउट, एनी डाउट, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही पूछा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, एंड सी लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए केवल एक और एक ही रास्ता है, सबकी ईस्वी आपको पता होनी चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 टू 1903। अस्थाई बंदोबस्त सही है, ये सही है, 1903 बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली टाइम पीरियड, लॉर्ड वेलेस्ली 1799 टू 1805। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, ओके, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, ठीक है, देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी
ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56, लेकिन यहाँ पर क्या है, सहायक संधि। कौन सा एक निम्न में से कौन सा एक सही सुमिलित है, सही पूछा है, तो यहाँ पर क्या है, लॉर्ड डलहौजी, ये सहायक संधि, ये भी गलत है, गलत है ये। वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये भी गलत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा है, सही पूछा है, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन में हमेशा सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है वो चूज करना होता है। सही पूछा है। अब लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग का टाइम पीरियड कब है, कैनिंग का टाइम पीरियड कब है, 1850, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो अब यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। ठीक है, 1885 में हुई है। दैट मीन्स आपके पास एक सही आंसर है, एक सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था? वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन्स और लॉर्ड वेलेस्ली। एज यूजुअल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त कब की है, कब आया था ये, 1700, सॉरी, सत्रह सौ तिरानवे ईस्वी, 1793 ईस्वी। जस्ट ए मिनट, ओके, हाँ चलिए, कब आई थी ये, 1700, अस्थायी बंदोबस्त कब आई थी, 1793 ईस्वी, 1793 ईस्वी। और कॉर्नवालिस का टाइम कब है, 1786 से लेकर 93 ईस्वी, 93 ईस्वी। ओके, 1786 से लेकर 93 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा है नहीं है, यहाँ क्या पूछा है, नहीं है, नहीं है पूछा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये तो सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, मैंने कहा था वेलेजली हो उर्फ सहायक संधि। ओके, एकदम दिमाग में फिट करके रखिए, वेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ओके, एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका टाइम पीरियड ध्यान रखिए, 1828 से लेकर 35 ईस्वी तक। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इन्हीं के समय में क्या हुआ था, मैंने कहा था सती प्रथा जो है वो किसमें है, सती प्रथा यही यही दिया हुआ है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, 17वां रेगुलेशन। ओके, 17वां रेगुलेशन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तीन ही आपको ध्यान रखना है, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा का। चलिए अब सवाल यहाँ पूछा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हुआ कब है। 1803 से लेकर 1805 ईस्वी, 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक ये चला है, 3 से 5, यानी इन 2 सालों के बीच में 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक। अब यहाँ पर ये है हमारा सेकंड द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमें याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है। जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो तीनों को एक साथ लिख डालिए, ठीक है, तीनों को एक साथ लिख डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आराम से याद रह जाएगा। जैसे 1770 यहाँ पे लिख लें, हाँ, 1775 से लेकर 82 ईस्वी तक कौन सा है, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, ये हो गया दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, और ये है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक हुआ था। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन उस समय में गवर्नर जनरल था, जहाँ जहाँ से सवाल आपके बनते हैं। तो 1803 से लेकर 1805 किसका टाइम पीरियड है, ये है लॉर्ड वेलेजली का टाइम पीरियड है, वेलेजली, ये किसका है, वेलेजली का टाइम पीरियड है। ओके, अब नेक्स्ट है 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक, तो ये किसका टाइम पीरियड है, ये है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ओके, वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दो नाम है, तो आपको क्या याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स।
क्लियर। और दूसरा है जो फर्स्ट वाला है 1775 से लेकर के 82 ईस्वी तक, यानी 1775 से लेकर के 82 ईस्वी तक। तो कौन था उस समय? उस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। और ये सभी क्वेश्चंस को बस एक ही तरीका है, गवर्नर जनरल टाइम पीरियड याद रखना, अदरवाइज रटते रह जाएंगे। कितनी बार भी नहीं लिखेंगे इस प्रकार से तो सॉल्व वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। वैसे मैं बीच बीच में अब कहीं भी पूरे हिस्ट्री की क्लास में, चाहे वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज चल रही हो या जैसे मैं कुछ भी अगर हिस्ट्री का कोई क्लास ऐसे लेती हूँ, कब सपोज कभी असहयोग ले ली, कभी कुछ क्लास जैसे स्टार्ट करती हूँ, तो उसमें अगर कहीं भी किसी गवर्नर जनरल के बारे में आता है तो मैं 2-4 आपको फैक्ट्स बताने के साथ लिख के भी दूंगी, ऑन बोर्ड में लिख करके फिर क्लास में आगे बढ़ूंगी। ओके चलिए, तो ये हो गया आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी इज द राइट आंसर, सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में, बस और कुछ नहीं। किसके समय में? गवर्नर जनरल कौन था इसके समय में? था इसके समय में था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में इसको किया गया था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड है 1813 से लेकर 23 ईस्वी तक। ओके चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? ए डेविड ऑक्टरलोनी, बी चार्ल्स मैडकफ, सी आर्थर वेलेजली एंड डी जॉन जॉर्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैडकफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक सही सुमेलित, क्या पूछा है? सही सुमेलित पूछा है। लॉर्ड एलनबरो, इनका सबसे पहले हमका क्या क्या काम है? 1842 से लेकर 44 तक इनका टाइम पीरियड था। ठीक है। तो बोला है अवध का विलीनीकरण। अवध का विलीनीकरण कब किया गया है? 1856 में अवध का विलीनीकरण किया गया है। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड रहा है आपका 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक। सिंध का विलीनीकरण किया गया है, सिंध का किया गया है 1843 ईस्वी में। ओके 1843 में। लॉर्ड वेलेजली का है 1799 से लेकर 05 ईस्वी, 1805 तक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1799 ईस्वी में हुआ है, जिसमें क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का टाइम पीरियड है 1818। ओके मैंने अभी आपको बताया। और इस समय में सर जॉन सॉर नहीं थे, कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे इस समय में। ओके हेस्टिंग्स थे। ओके ये तो अब आपके पास पूछा है कौन सही सुमेलित है, तो ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ओके एलनबरो के समय में अवध का विलीनीकरण नहीं किया गया, डलहौजी के समय में सिंध का विलीनीकरण नहीं किया गया है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है और वो है सी। लॉर्ड वेलेजली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सहायक संधि भी इसी समय लागू हुई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो एंड ऑप्शन डी जॉन लॉरेंस। ओके क्या है? जॉन लॉरेंस। तो सबसे पहले हमें यहाँ करना क्या है कि जॉन लॉरेंस का जो टाइम पीरियड है हमें वो लिखना है। जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड कब है? 1864 से लेकर 69 ईस्वी तक। इस समय में एक्चुअली हुआ क्या था? इसके समय में जो है भूटान का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ठीक है। यहाँ पे जॉन लॉरेंस जो बोला जाता है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जो है क्या है, तो इस समय में क्या हुआ था? भूटान का मामला यहाँ आया था कि भूटान का एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। भूटान ने क्या किया था यहाँ पर 1865 ईस्वी में भूटान ने क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण, बस ठीक है। बस इतना एक लाइन ध्यान रखिएगा। इसने क्या किया? आक्रमण कर दिया और दोनों पक्षों के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। लास्ट में क्या हुआ? दोनों पक्षों के बीच में
दोनों पक्षों में समझौता, पक्षों में समझौता हो गया, दोनों पक्षों में यानी किसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट में और भूटान वालों में। ये दोनों पॉइंट जो है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं पर इसी समझौते में क्या हुआ, अफगानिस्तान के संबंध में लॉरेंस ने क्या बोला कि अहस्तक्षेप की नीति। एक्चुअली इसका संबंध जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का संबंध ही है अफगानिस्तान से, ओके, अफगानिस्तान से संबंध है। तो यहीं पर उसने भूटान वालों को बोला था कि देखो तुम यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करोगे, ओके। अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति, यहीं पर अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति यही है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जो है यही है, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। हाँ, तो इसमें आंसर हमारा होगा जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, ठीक है, तो किसके समय में हुई थी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो एंड लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय में हुई। और मेयो का टाइम पीरियड क्या है, 1869 से लेकर 72 ईस्वी, ओके, 72 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड मेयो की गई है, लॉर्ड मेयो की। कर्जन, रिपन, मिंटो, यहाँ पे लॉर्ड मेयो आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था मिंटो, डफरिन, एल्गिन, लिटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसने क्या किया, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की जगह अग्रगामी नीति या उसे फॉरवर्ड नीति बोला जाता है, वो लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, ठीक है, किस वायसराय ने अपनाई थी। क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है ये, तो इसे चलिए क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाए, क्वेश्चन सेम है, इसका डायरेक्ट में लगा देते लॉर्ड लिटन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबका कार्यकाल भी पता होना चाहिए, कौन सबसे लंबे समय तक था। तो कर्जन 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था, ओके। डफरिन 1848 से लेकर 44, डफरिन है ना, कर्जन 1899 से, डफरिन 1844 से 1884 से लेकर 88 ईस्वी तक। इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी डफरिन के समय में। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक, एंड लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 72 ईस्वी तक, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कितने साल है, 6 ईयर्स है हार्डिंग का, ओके। ये 3 ईयर्स है, ये 3 ईयर्स है, ये 4 ईयर्स है, और ये कितने साल है, ये 1899 से लेकर 1905 तक, ओके। कितने साल हो गए, ये हो गए करीब करीब आपके 6 ईयर्स, ओके। लेकिन यहाँ पर 1899, इसको आप 7 मानिए, क्योंकि किसी किसी बुक में आपका 1898 मिल जाएगा, तो ये 7 ईयर्स मान के चलिए यहाँ पर। तो सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कर्जन का आएगा, लॉर्ड कर्जन का आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, तो किसके शासनकाल में की गई थी, जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है, रिपन को बनाया जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को। उनका टाइम पीरियड है 1880 से लेकर 84 ईस्वी, और ये कब आई है, 1882 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट क्या है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था।
लेकिन ऐसा नहीं है। जो औद्योगिक अधिनियम जो लाया गया वो केवल किसके लिए था, जो बच्चे मजदूर थे उनके लिए नियम आया, न कि उसमें महिलाएं शामिल नहीं थी और कोई जो है बोल सकते हैं कि मजदूरों के लिए नहीं था, ये बाल मजदूरों के लिए आया था। ओके, किसी वयस्क मजदूर के लिए नहीं था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर केवल 2 यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन सेम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है ना, सूची 1 को सूची 2 से। लॉर्ड डलहौजी, बेंटिक, रिपन एंड कर्जन, सती प्रथा, स्वायत्त शासन, बंगाल का विभाजन, वेब का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी यानी वेबगत का सिद्धांत। विलियम बेंटिक, सती प्रथा। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासक का जनक माना जाता है, कर्जन को बंगाल विभाजन, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 डी एंड 2 का ए, 3 का बी, यानी आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, सुमेलित है ये पूछा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट कब आई थी, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आई है। और इस समय में कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या है, 1786 से लेकर 93 है। वेलेस्ली का 1799 है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, रॉन्ग है। वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त कब आया है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। लॉर्ड एलनबरो का टाइम पीरियड है 1842 से 44 में, और सिंध का विलय किया गया है 1843 में, यानी ये स्टेटमेंट सही है, ये मिलान सही है। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक, एंड प्रथम अफगान युद्ध हुआ है 1839 से लेकर 42 तक। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, केवल आंसर सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, वार्न हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई है 1902 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई है, 1902 ईस्वी में। ओके, 1900, और इनका कर्जन का टाइम पीरियड 1899 to 05। क्लियर। चलिए, तो ये हो गए आज के हम लोगों के जो है सीरीज जो चल रही है हिस्ट्री की, वो सीरीज के आज के सेशन के कुछ क्वेश्चंस थे। इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, या आप लोगों को और किसी प्रकार से सपोज आपकी कोई डाउट्स है, ओके, या आप लोग चाहते हैं कि क्लास में कुछ और भी आप लोगों को कुछ जानने की या सीखने की कोई ज़रूरत है, मुझसे अगर कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं या मैं कुछ और हेल्प कर सकूं, तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। सपोज किसी टॉपिक में रिगार्डिंग अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, चाहे वो हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, एनी अदर, अगर आपको टॉपिक के रिगार्डिंग भी अगर इशूज़ कहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सपोज पार्टिकुलर किसी एक सेक्शन से, हिस्ट्री में मॉडर्न है, इंडिया हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, और उस इंडियन हिस्ट्री में आपका आ जाएगा सपोज मेडाइवल है या एंशिएंट है या मॉडर्न हिस्ट्री है, कहीं भी किसी भी सेक्शन से अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी एक टॉपिक को, चाहे वो सिंधु हो या आपको लगता है कि तुगलक का समय में हो या मुगल में हो, या आपके इसमें जैसे कोई समझौता है या 1919 का एक्ट हो गया, किसी से भी अगर आपको लग रहा है, किसी भी एक सिंगल किसी टॉपिक से भी आपको लग रहा है कि मुझे आपको क्वेश्चन पूछना है या समझना है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। सीरीज चल रही है और ये सीरीज आप लोगों की इस सीरीज के साथ आप लोग भी क्या है ना, जो जिस तरीके से बता रही हूँ आप लोग क्वेश्चंस को बिल्कुल करते चले, फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस स्किप नहीं होंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वो अलग बात है कि अभी यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आए थे वो कम हो गए, तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें करके नहीं जाना है। ट्रेंड क्या कहता है, ट्रेंड ये रहा है कि हमेशा हिस्ट्री से सेक्शन से क्या होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, ये 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे अधिक होते हैं, और ये दोनों सेक्शन ही मैं क्लास लेती हूँ, इन दोनों सेक्शन का ही क्लास मैं लेती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप लोग भी जानते हैं कि हाँ, इन सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, तो अपनी जो पढ़ाई की एक जो
जिस तरह से आप पढ़ाई को जारी रखे हैं उस तरह से ही लेकर के चलिए, और ये नहीं सोचना है कि अभी यूपीएससी में कुछ ऐसा हुआ था तो हमें इस सेक्शन को अवॉइड करना, नहीं। आपकी स्ट्रैटेजी में क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी वो ऐसी होनी चाहिए जो अब तक चलता है, पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद वो अलग चीज़ है कि किस सेक्शन से किस क्वेश्चन आ जा रहे हैं, है ना। लेकिन पढ़ना आपको सभी को इक्वली है, सभी को इक्वली पढ़ना है। थोड़ा सा हिस्ट्री वाले सेक्शन पे अभी भी मैं बोलूँगी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और इस सेक्शन हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते भी हैं और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनकी मदद करूँ। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट फिर हिस्ट्री के जो सीरीज़ है, नेक्स्ट हिस्ट्री की सीरीज़ में। ओके, प्रीवियस इसको क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्लास आपकी है, मैंने हमेशा कहा है कि क्लास आपकी है, इस क्लास को आप अपने अकॉर्डिंग चलाएं क्योंकि आप टाइम देते हैं। ओके, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्लास आपकी है, इसको आप किस तरीके से और अपने लिए वैल्यूएबल बना सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक दिन जो है ना, एक समय, वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो इसलिए अपने क्लास का, ये आपकी अपनी क्लास है, इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा लें। ओके, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Thank you to all of you and have a nice evening.